हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों को गुड इवनिंग, शुभ संध्या। बताइए क्या हाल चाल है। और आपको पता ही है हम लोग डेली जो है प्रैक्टिस सेट या फिर कुछ ना कुछ डिस्कस कर ही रहे हैं हम लोग। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 36 है। इसके पहले हम लोग 34-35 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो देख सकते हैं। आज कमेंट सेक्शन में कुछ लोग पूछ रहे थे कि क्या यहाँ पे डेली क्लास होती है या यहाँ पर डेली पढ़ाई होती है। तो डेली तो नहीं हो पाती है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि डेली हम लोग मिल सकें। पर कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग 1-2 दिन का गैप भी हो जाता है, बहुत ज़्यादा व्यस्तता हो जाती है, तो 2-4-5 1 हफ्ते का भी गैप हो जाता है। कोई कंपल्शन नहीं है कि डेली डेली क्लास हो, लेकिन हाँ, कोशिश पूरी रहती है कि यहाँ पर मतलब हम लोग डेली कुछ ना कुछ डिस्कस कर सकें और मैं भी आपको कुछ दे सकूँ और आप भी मुझे कुछ दे सकें। ठीक है। तो कल हम लोगों ने किया था ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था जीडीसी का, आपका गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जो होता है 2013 का। तो ये भी आपका जो है 2013 का मैंने बताया था ना आपको, जो रिमेनिंग पार्ट्स है उसको हम लोग करेंगे। तो ये भी आपका सेकंड पार्ट है, थर्ड वाला भी आगे और आएगा। ठीक है। तो कल के क्वेश्चन आप लोगों को होपफुली अच्छे ही लगे होंगे। तो उसी का आगे का जो पार्ट है उसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे सेम वे में। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे और कुछ कुछ का हम लोग जो है जिनमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है उनमें एक्सप्लेनेशन नहीं देखेंगे। ठीक है। तो चलिए फिर बिना किसी देर के हम लोग शुरू करते हैं। और क्योंकि रात भी हो चुकी है, कुछ लोग सो गए होंगे, कुछ लोग जग भी रहे होंगे। तो जो लोग सो गए हैं वो लोग सोए भाई, कल देखेंगे। और जो लोग अभी जग रहे हैं वो लोग अभी यहाँ तुरंत देखेंगे। ठीक है। तो चलिए। और दूसरी चीज़ ये है कि कुछ बातें हम लोग डिस्कस करते ही हैं, मतलब 1-2 लाइन्स। तो लाइन्स ये हैं आपकी कि यदि आप हर रगड़ से चिढ़ते हो तो आपको पॉलिश कैसे किया जाएगा। बात बिल्कुल सही है। अगर आप कुछ करने के लिए या वो कोई भी सिचुएशन, अगर आपको हमेशा ये लगता है कि मुझे अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना पड़ रहा है, ये चीज़ तो मुझे पसंद नहीं आ रही है, या ये चीज़ करने में मुझे दिक्कत हो रही है, या ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लग रही है, तो फिर बताइए आप कैसे, मतलब आपकी जो चीज़ आप करना चाह रहे हैं उस पे आप बिल्कुल परफेक्ट कैसे होंगे। या फिर परफेक्ट तो कोई नहीं होता, लेकिन ये कह सकती हूँ मैं कि उसको करने के लिए आप उसके लायक कैसे बनेंगे। आपको भाई जो चीज़ आप करना चाह रहे हैं, आपको उसके काबिल बनना पड़ता है ना। तो जिस दिन आप उसके काबिल बन जाते हैं उस दिन वो चीज़ आपके अंडर में होती है, या मैं ये कहूँ कि आपके हाथ में होती है। तो हमेशा जो है हर आप जो करना है ना, अपने आप को पॉलिश करने से दूर मत भागिए। जितनी भी आपको थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, या आपको कभी-कभी ऐसा भी होता है कि हमें अपनी चीज़ों को पाने के लिए, या फिर अपने, आप ये कह सकते हो कि अपनी पर्सनैलिटी को बिल्कुल पॉलिश करने में अपने कम्फर्ट ज़ोन से बहुत बाहर जाना पड़ता है। होता है कि कुछ लोगों को घर से दूर जाके जॉब करनी पड़ती है, या घर से दूर जा कर के तैयारी कितने लोग कर ही रहे होंगे, है ना? तो ये सब तो हम रिलेट कर रहे हैं हमसे, हम आप मतलब अपनी और आपकी चीज़ों से, कि लोग दूर-दूर जा कर के जॉब कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, या अपने किसी चीज़ के लिए बहुत घर से दूर हैं, लोगों से दूर हैं, अपने पेरेंट्स से दूर हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो जो भी सामने सिचुएशन आए, आप ये कह सकते हो कि उससे आपको दूर नहीं भागना, ठीक है? फेस करिए, टैकल करिए चीज़ों को, और जब आप फेस करके उससे जो है निकलेंगे ना, तो फिर आपको जो मज़ा आएगा वो और मज़ा आएगा, और आपके अंदर एक जो ऊर्जा आएगी, एक जो एनर्जी क्रिएट होगी ना, उसका फिर कोई जवाब नहीं होगा। और फिर वो इतनी बिंदास एनर्जी होगी कि वो एनर्जी बहुत दिन तक चलेगी, और उसको आप हमेशा, उस एनर्जी से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत सारे काम को ये चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं और चुटकियों में करते जाएँगे। चलिए फिलहाल ठंडी थी तो मैंने सोचा था कुल्हड़ वाली चाय भी आपको पिला देते हैं। और वैसे तो चाय बहुत अच्छी नहीं होती हेल्थ के लिए, लेकिन ठीक है, अभी ठंडी है तो पीते रहना चाहिए, और कुल्हड़ वाली तो मस्त होती है बिल्कुल। चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। बातें हमारी हो गई, 2-4 मिनट बहुत है। और ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की गर्भावस्था के दौरान एक समान जुड़वा बच्चों को जाना जाता है, मतलब जुड़वा को जाना जाता है। तो कहने का मतलब, जब कोई लेडी किसी को ट्विन्स पैदा होते हैं, तो उन बच्चों को, अगर एक समान जुड़वा बच्चे होते हैं, तो उनको क्या जाना जाता है। एक समान का मतलब कि उनका जो जेंडर होता है वो सेम होता है, मतलब कि या तो लड़की लड़की या तो लड़का लड़का। देखा होगा आपने कि किसी को 2 लड़कियां एक साथ पैदा हुई हों, या 2 लड़के, तो ऐसे बच्चों को क्या जाना जाता है, फ्रेटर्नल ट्विंस, या मोनोजाइगोट ट्विंस, या डाइजाइगोट ट्विंस, या मल्टीपल ट्विंस। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मोनोजाइगोट ट्विंस। ठीक है। मोनो का मतलब यहाँ पर ये होता है कि सेम जेंडर के होंगे वो लोग। ठीक है। अगर यहाँ पर इस तरह का क्वेश्चन होता, क्योंकि सीधी सी बात ये है कि जो इनको हम लोग आइडेंटिकल ट्विंस भी बोलते हैं, ये जो मोनोजाइगोट लिखा है आपका, तो इसको जो है आइडेंटिकल ट्विंस के नाम से भी जानते हैं। तो आइडेंटिकल ट्विंस में क्या होता है कि अगर 2 बच्चे पैदा होंगे, या तो वो 2 लड़कियां होंगी या तो वो 2 लड़के होंगे। और जिनको 2 बच्चे वो वाले होते हैं, जिनको मतलब जैसे कि एक लड़का होता है और एक लड़की होती है, ऐसे ट्विंस को हम लोग फ्रेटर्नल ट्विंस बोलते हैं। समझ गए आप? ऐसे ट्विंस को फ्रेटर्नल ट्विंस बोला जाता है। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा? बी। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपभोक्ता का अभिप्राय है, मतलब जो क्या बोलते हैं, कंज्यूमर होता है, उसका क्या अभिप्राय है आपका। ऐसा व्यक्ति जो माल को पुनः विक्रय के लिए प्राप्त करता है,
पुनः विक्रय मतलब कि दोबारा से बेचने के लिए, ठीक है। फिर बी है आपका ऐसा व्यक्ति जो चिकित्सक की सेवा भुगतान करके प्राप्त करता है, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो चिकित्सक को क्या करता है, उसकी फीस देता है और फिर उससे सेवा लेता है। सी है हमारा कि ऐसा व्यक्ति जो माल को किसी वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए प्राप्त करता है, किसी वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए माल को प्राप्त करता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसे भवन की जरूरत है, तो इसमें उपभोक्ता क्या है, ठीक है। तो हमारा जिसमें सही आंसर हो जाएगा उपभोक्ता हम क्या करते हैं, हम पैसे देते हैं और हमें सेवा मिलती है। तो इसमें कहाँ पर ऐसा हो रहा है, जो आपका बी ऑप्शन है कि हम चिकित्सक को फीस दे रहे हैं और चिकित्सक हमारी इलाज कर रहा है, ठीक है। इस वजह से हमारा बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी की अवस्थाएं हैं। तो संज्ञानात्मक विकास किसने दिया था, पियाजे ने दिया था आपका, ठीक है। ये बात आपको पता ही होगी। तो इनमें कितनी अवस्थाएं, एकल अवस्था है, 6 अवस्था है, या 4 अवस्था है, या 3 अवस्था है। तो आपको ये बहुत अच्छे से पता होगा कि जो पियाजे थे उनकी थ्योरी का 4 अवस्थाएं उनके अंदर, कितनी है, 4 अवस्थाएं हैं, जिसको हम लोग जो है क्या बोलते हैं, जो पहली अवस्था थी सेंसरी मोटर थी, फिर दूसरी उनकी प्री ऑपरेशनल थी, फिर थर्ड वाली कॉन्क्रीट स्टेज थी और फोर्थ वाली फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज थी, ठीक है। ये 4 अवस्थाएं दी है और किसने दी है, जो आपके पियाजे थे, ठीक। अगर हम यहाँ इस तरीके से लिखें तो पियाजे जो आपके हैं उन्होंने ये 4 अवस्थाएं दी हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, अच्छा इसकी देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, वही जो चीज़ मैंने आपको बताई, संवेदनात्मक मतलब वही सेंसरी मोटर स्टेज, ये आई थिंक 0 to 2 ईयर्स होती है, एक सेकेंड, कितनी होती है, 0 to 2 ईयर्स होती है। और आपकी ये जो पूर्व संक्रियात्मक होती है, पूर्व संक्रियात्मक आपकी क्या कहते हैं, एक सेकेंड मैं भूल जा रही हूँ, यहाँ पे मैं ये कर देती हूँ, रुकिए पहले, ये 7 से 12 होती है और ये वाली जो होती है वो आपकी 11 से लेकर जो चौथी फॉर्मल वाली होती है वो 11 से 14 ईयर्स होती है, ठीक है। हाँ, ये वाली इनकी 2 to 7 ईयर्स होती है। ये होती है आपकी, मतलब कि ये वाली जो है इसमें जाएगी और ये वाली इसमें जाएगी, ये वाली इसमें, ठीक है, और ये वाली इसमें। ये बहुत ही गंदा हो गया, मैं दोबारा से अच्छे से लिख देती हूँ। ये 0 to 2 ईयर्स, फिर ये 2 to 7 ईयर्स, फिर ये 7 to 11 ईयर्स, और ये फिर आपकी 11 to 14 ईयर्स, ठीक है। ये चारों अवस्थाएं हो गई आपकी। नेक्स्ट है, नवजात शिशु का रोना सहायक है। जो छोटा बच्चा होता है वो रोता है जब, तो किस चीज़ में हेल्प करता है, बोलने में, श्वसन क्रिया में, या संवेगों के प्रदर्शन में, या क्रोध दिखाने में। बहुत ही आसान सी बात है कि श्वसन क्रिया में ये मदद करता है, ठीक है। तो हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रारंभिक बाल्यावस्था का समय है। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था आपको पता है 2 भागों में डिवाइड किया गया है। तो जो प्रारंभिक बाल्यावस्था यानी कि जो अर्ली चाइल्डहुड है वो 2 to 6 ईयर्स होता है, और जो लेटर चाइल्डहुड होता है वो आपका 6 to 12 ईयर्स होता है। तो इसमें सीधी सी बात है, 2 से लेकर के 6 साल तक की अवस्था को हम लोग क्या कहेंगे, अर्ली चाइल्डहुड यानी कि प्रारंभिक बाल्यावस्था। इसमें भी हमारा आपका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा, और जो जन्म से 2 वर्ष की अवस्था है ये वाली, इसको हम लोग इन्फेंसी स्टेज बोलते हैं, ठीक। और बाकी जन्म से 15 वर्ष ऐसा कोई स्टेज है नहीं। जन्म से 2 वर्ष वाली किस क्या बोलेंगे उसको, इन्फेंसी स्टेज, और ये वाली आपकी 2 से 6 प्रारंभिक बाल्यावस्था। फिर है कि किशोरावस्था के प्रमुख लक्षण है, शारीरिक परिवर्तनों का तीव्र होना, स्थल क्रियात्मक कौशलों का विकास, या फिर दूसरों पर निर्भर रहना, या शारीरिक भिन्नता का विकास। तो इसमें जो मेन प्रमुख लक्षण की बात हो रही है, प्रमुख लक्षण इसमें आपका कौन सा, शारीरिक परिवर्तन का तीव्र होना, मतलब जो फिजिकल चेंजेस होते हैं आपके बॉडी में, जो चेंजेस होते हैं वो इस समय बहुत ही तीव्र होते हैं, है ना। हाइट में, वेट में, और बॉडी के कई सारे ऑर्गन्स होते हैं जिनका डेवलपमेंट होता है। तो इस वजह से सबसे जो प्रमुख लक्षण है किशोरावस्था यानी कि आपके एडोलसेंस का, वो आपका शारीरिक परिवर्तन होगा, ठीक है। तो ए आंसर करेक्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है, अच्छा इसका भी थोड़ा देख ले, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसमें देखिए क्या होता है, किशोरावस्था में, एक सेकेंड, किशोरावस्था अनेक परिवर्तनों की अवस्था है। इन परिवर्तनों में शारीरिक परिवर्तन प्रमुख तथा तीव्र गति से होता है, ठीक है। और जो स्थूल क्रियात्मक कौशलों का विकास होता है वो जन्म के पश्चात 4 से 5 वर्ष अर्थात पूर्व बाल्यावस्था में स्थूल गतियों का विकास होता है। स्थूल क्रियात्मक विकास का मतलब क्या होता है कि बच्चा थोड़ा सा पेन पकड़ना, पेंसिल पकड़ना, ये सारी चीज़ें बच्चा करने लग जाता है। और दूसरी चीज़ है कि जैसे साइकिल, थोड़ा बहुत छोटी छोटी साइकिल चलाना, दौड़ना, भागना, ये सारी चीज़ें बच्चा कर लेता है। सॉरी, ये स्थूल मैंने सूक्ष्म बता दिया, मोटर स्किल्स हो गई, ये मोटर स्किल्स ही हैं आपकी। लेकिन जैसे जो स्थूल क्रियात्मक कौशलों का विकास है वो कैसा है, साइकिल चलाना या भागना या गेंद पकड़ना, ये सारी चीज़ें आपकी थोड़ी सी ऐसी हो जाएंगी, ठीक। फिर है कि, और जो आपका दूसरे पर निर्भरता है ये शैशवावस्था का प्रमुख लक्षण होता है, ठीक है। ये हमारा आंसर खत्म। फिर है कि भारत में एकीकृत बाल विकास योजना का आरंभ कब हुआ। तो ये देखिए 1975, 1973, 1975 या 1985। तो इसमें देखिए सेम ऑप्शन 2 बार दिया है, तो पहले वाले को प्रेफरेंस देंगे कि एकीकृत, यहाँ पर आईसीडीएस की बात हो रही, ठीक है, आईसीडीएस, ठीक, 1975 में आया आपका। नेक्स्ट है, शबनम और आंबे रवा किसके नाम है।
लिनन के हैं, हेम्प हैं, पॉलिस्टर के हैं या फिर मसलिन के हैं। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। लिनन, हेम्प, पॉलिस्टर का तो नाम ही नहीं है। जो आपका मसलिन है इसको जो है शबनम और आंबेरवा बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है वह यंत्र जो कि एक कपड़े से दूसरे कपड़े पर फैब्रिक में पैटर्न शेप ट्रांसफर करने कहाँ गया ट्रांसफर करने डार्ट ट्रांसफर के उपयोग में लाया जाता है, वह है टेलर चौक है, ऑयल है या ट्रेसिंग व्हील है या नॉचर है। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होता है ट्रेसिंग व्हील। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं आगे। ये ट्रेसिंग व्हील, ठीक है, देखिए टेलर चौक जो होती है ये विशेष प्रकार की चौकोर एवं त्रिकोण चौक है जो वस्त्र पर आकार के अनुसार चिन्ह लगाए जाते हैं। ये वही जो मिल्टन चौक आपकी आती है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, टेलर चौक ये हो गई। अब ट्रेसिंग व्हील जो सही आंसर था उसका क्या है, एक प्रकार का कांटेदार चक्र होता है, कपड़े पर नमूने उतारने तथा सिलाई के चिन्ह लगाने में उपयोग में लाया जाता है, जो ट्रेसिंग व्हील होती है। ठीक है, और जो नॉचर होता है दर्जियों की भाषा में इन्हें खटका कहते हैं, कपड़ों के जोड़ के लिए छोटे छोटे निशान लगाए जाते हैं। ठीक है, तो कपड़ा जहां से जोड़ना होता है वहां पर वो थोड़ा सा ट्राइंगल शेप में काट देते हैं तो उसको नॉचर बोलते हैं। ठीक है, और उनकी टेलर्स की भाषा में उसको खटका बोला जाता है। नेक्स्ट है वह सॉफ्टवेयर जो कि वस्त्रों की कंप्यूटर में डिजाइन ड्राफ्टिंग करने के उपयोग में लाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, मार्कर, टूका, लैक्ट्रा या फोटोशॉप। तो ये देखिए बहुत ही मान के चलिए नेट वगैरह में से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आपको पता ही आपका हायर का पेपर है, इस वजह से थोड़ा सा आपको टफ क्वेश्चन लग रहे होंगे जो आपने कभी नहीं सुने होंगे। पर आपने घबराना नहीं है। ठीक है, मैंने क्या कहा, एक नंबर या एक लेवल आगे ही पढ़ते रहिए ताकि कोई ऐसे भी क्वेश्चन आए, क्योंकि होता ना पेपर को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए या फिर स्टैंडर्ड बनाने के लिए कुछ ऐसे क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं जो आपने शायद कभी ना देखा हो। ठीक है, तो हो सकता है शायद वाले क्वेश्चन यही हो आपके टीजीटी पीजीटी के उसमें, तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो टूका होता है उसको उपयोग में लाया जाता है, ठीक, ड्राफ्टिंग के उपयोग करने के लिए। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है किसी वस्त्र की सुंदरता, रंग और डिजाइन जो बार बार दोहराई जाती है उसको कहते हैं इन्फेसिस कहते हैं। इन्फेसिस का मतलब यहाँ पर बल से है, बल हो गया। हार्मनी मतलब आपका एकता हो गया, एकता। और लाइन मतलब आपको पता ही है, रेखा। और रिदम मतलब लय। समझ गए आप, हिंदी में मैंने आपको दिखा दिया। तो इसमें जो देखिए बार बार दोहराई जा रही है, बार बार जो दोहराई जाती है उसको क्या कहते हैं, लय कहते हैं। किसी भी और होता है ऐसा, जब मतलब किसी चीज को बार बार रिपीट किया जाता है तो उससे एक रिदम क्रिएट होता है, समझ गए आप, जिसमें आंखें हमारी गति करती हैं, तो उसको हम लोग लय बोलते हैं। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर है कि प्लीट व घेर वस्त्र में क्या बढ़ाने में मदद करते हैं। जो प्लीट और घेर बनाए जाते हैं वो क्या बढ़ाने में मदद करते हैं कपड़े में, फुलनेस, फिटनेस या फिर कसापन या ढिलाई। तो जो प्लीट और घेर बनाई जाती है वो क्या करती हैं, वो फुलनेस को बढ़ाने में मदद करते हैं आपके। ठीक है, तो ये हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर इसमें देखिए थोड़ा सा इसमें भी एक्सप्लेनेशन दिया है कि वस्त्र में प्लीट व घेर की सहायता से फुलनेस बढ़ाई जाती है। क्या किया जाता है, फुलनेस जो होती है वो बढ़ाई जाती है किससे, प्लीट व घेर की सहायता से। और जो प्लेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, जिस स्थान पर कपड़े को दबाना हो और कपड़े के फैलाव को नियंत्रित करने के लिए लगाई जाने वाली परतों को प्लेट्स कहते हैं। वस्त्रों में फुलनेस या फुलाव लाने के लिए प्लीट्स व घेर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये हमारा एक्सप्लेनेशन हो गया। अगर आप इसमें से थोड़ा सा समझ आ जाएगा आपको, पढ़ लेंगे और तो। नेक्स्ट है हमारा कि वह प्रक्रिया जिसमें कोई व्यक्ति ड्रेस कार्य का उपयोग करके कपड़े का नमूना काटता है। कहने का मतलब है आपने टेलर को कपड़ा दिया और कहा कि मेरे लिए कुर्ती बना दीजिए, और आपने अपना खुद का मेजरमेंट ना दे करके अपना एक दूसरा बना हुआ कुर्ता उसको दे दिया और बोला कि आप इसी कुर्ते के नाप का ये वाला कुर्ता बना देना। तो ऐसी विधि को हम क्या कहते हैं, ड्रेपिंग कहते हैं, ड्राफ्टिंग कहते हैं, फ्लैट पैटर्न कहते हैं या डार्निंग कहते हैं। तो ऐसी विधि को हम लोग बोलते हैं ड्रेपिंग। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा। ठीक है, ड्राफ्टिंग आप जानते ही हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा कि विस्कस रेयान बनाने वाले घोल का चिपचिपापन उसे इसमें घुलाकर परखा जा सकता है। 40% एसिटिक एसिड में, तनु सल्फ्यूरिक एसिड में या तरल कार्बन डाइसल्फाइड में या 80% एसिटिक एसिड में। तो ऐसे चिपचिपापन वाले घोल को आप क्या घुलाकर जो है परख सकते हैं, ए ऑप्शन करेक्ट हुआ, यानी कि 40% एसिटिक एसिड मिला करके आप परख सकते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट है यह सीधे तंतुओं से बनाया जाता है, मतलब ऐसा वस्त्र जो सीधे तंतुओं से बना दिया जाता हो। तो आपका टाफ्टेड वस्त्र है या लेमिनेटेड वस्त्र है या ब्रेडेड वस्त्र है या फिर फेल्ट वस्त्र है। तो जो सीधे तंतुओं से बना दिया जाता है वो क्या होता है आपका, फेल्टिंग विधि। ठीक है, फेल्टिंग विधि से क्या करते हैं, रेशे को सीधे मतलब कई परत परत बिछा करके जमा दिया जाता है बिल्कुल, और उस तरीके से बना दिया जाता है। ज़्यादातर इस विधि से आपका नमदा वगैरह बनाया जाता है। ठीक है, ऊन वाला जो नमदा आपने पढ़ाई होगा। फिर है कि इस विशेष कैलेंडरिंग विधि द्वारा वस्त्र में उभरी हुई सतह नहीं बनती है। तो इसमें उभरी हुई सतह नहीं बनती है। ठीक है, गिगिंग कहलाती है, फ्रिक्सिन कैंडरिंग कहलाती है, फ्लॉकिंग कहलाती है या नैपिंग कहलाती है। तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा कि फ्रिक्सिन कैंडरिंग कहलाती है। ठीक है, बी ऑप्शन आगे इसमें दे रखा, देख लेते हैं कि गिगिंग क्या होता है, कपास के रोए में से अशुद्धियों को अलग करना। अच्छा, गिगिंग आपका ये होता है
कैलेंडरिंग, एक सेकंड मैंने सब गड़बड़ कर दी, सॉरी, सीधे आते हैं पहले कि कैलेंडरिंग विधि द्वारा वस्त्र में उभरी हुई सतह नहीं बनती, नहीं की बात हो रही, ठीक है, मुझे लगा कि बनती है, तो नहीं की बात हो रही है। तो इसमें क्या होता है कि जो आपकी फ्रिक्शन रगड़ वाली विधि होती है ऐसी कैलेंडरिंग कहलाती है, जो नहीं बनती है। अब इसके बाद इसमें थोड़ा एक्सप्लेन किया इन्होंने कि गिगिंग क्या होता है, अशुद्धियों को निकाला जाता है कपास के कोए में से, और कैलेंडरिंग आपको पता ही है कि जिसमें आयन किया जाता है बड़े स्तर पर और बहुत ही सीधा और चिकना चमकदार हो जाता है कपड़ा। और नैपिंग क्या होती है, इसमें कांटेदार रोलरों की सहायता से वस्त्र की पूरी सतह पर रोए उठा दिए जाते हैं। समझ गया, ये आंसर हो गया हमारा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है, अगर आपको इसमें कुछ और लगे तो मैं बाद में इसको बताऊंगी, फिलहाल अभी के लिए आप बी आंसर समझ लीजिए, ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन का अजीब सा लग रहा है, बताऊंगी मैं आपको। नेक्स्ट है इकत व पोचमपल्ली निम्न विधि द्वारा बनाए जाते हैं, अवरोधक सिद्धांत द्वारा रेशों की रंगाई या रेशों की बीम द्वारा सॉरी, रेशों की बीम द्वारा रंगाई करके, यूनियन रंगाई या रासायनिक अवरोधक द्वारा रंगाई, ठीक है। तो जो आपका इकत व पोचमपल्ली होता है वो निम्न किस विधि द्वारा बनाए जाते हैं, अवरोधक सिद्धांत द्वारा रेशों की रंगाई इसमें करी जाती है, ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, इसमें दे भी रखा है, उड़ीसा में पटोला शैली की बुनाई को इक्कत कहा जाता है, जिसकी उत्पत्ति इंडोनेशियाई शब्द, कौन से शब्द आपके, इंडोनेशियाई शब्द मेगिकत से हुआ था, जिसका अर्थ है बांधना, गांठ लगाना। इस प्रकार इकत शैली के वस्त्र बनाने के लिए ताने या बाने को बुनाई से पूर्व इस प्रकार रंगा जाता है कि वांछित डिजाइन वस्त्र में आ जाए, ठीक है, ये हो गया हमारा। एक और भी वस्त्र होता है, मुझे याद नहीं आ रहा है, चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी छपाई की विधि नहीं है, ब्लॉक, रोलर, स्टेंसिल या बाटिक। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन, नहीं की बात हो रही, ठीक है। अभी देखिए नहीं वाला क्वेश्चन, एक नहीं नहीं समझ आया तो क्वेश्चन गड़बड़ हो गया, ये वाला हमें देख लेना है, नहीं इसमें लिखा है। तो जो आपका बाटिक है, ये क्या, बाटिक आपकी रंगाई है, छपाई नहीं है। बाटिक में क्या करते हैं, मोम लगा देते हैं, मतलब जिन कपड़ों पे मतलब कपड़ों के जिन स्थान पर रंग नहीं पहुंचाना होता वहां पर पहले पिघली हुई मोम लगा दी जाती है और फिर उसको रंगा जाता है, ठीक है, और बाद में क्या करते हैं, मोम को हटा दिया जाता है। तो इस वजह से इसको रंगाई कहते हैं, छपाई नहीं। और जो जो आपकी ये ब्लॉक है, स्टेंसिल है और रोलर है, ये सब आपकी छपाई की विधि है, ठीक है। ब्लॉक प्रिंटिंग आपको पता है कि वो डिज़ाइन होती है, हाथ से ऐसे ऐसे छापा जाता है। रोलर में क्या होता है, रोलर्स में ही नमूने छपे होते हैं, और स्टेंसिल्स में भी उसे हाथ से करते हैं, ठीक। ये हो गया हमारा। प्रोटीन जो कच्चे रेशम में होता है, तो आपको पता है कच्चा क्या बोलते हैं, प्रोटीन होता है ना कच्चे रेशम में, तो किरेटिन प्रोटीन होता है, फाइब्राइन प्रोटीन होता है, फाइब्रिन इसको मतलब लिखा होना चाहिए, एल्ब्यूमिन है, ग्लोब्यूलिन है। तो इसमें आपको पता है रेशम का प्रोटीन जो है आपका फाइब्रिन है, ठीक है। इसमें एक गोंद भी पाया जाता है जिसको हम लोग सेरिसिन बोलते हैं, और किरेटिन प्रोटीन आपका ऊन का प्रोटीन है, और एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन आपका ब्लड का प्रोटीन है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रसार शिक्षा है, तो औपचारिक है, अनौपचारिक है, गृह विज्ञान है और एग्रीकल्चर है। तो प्रसार शिक्षा आपको पता ही, आपकी इनफॉर्मल यानी कि अनौपचारिक एजुकेशन है। आगे देखिए इसमें दिया भी है कि औपचारिक शिक्षा कैसी होती है आपकी, जैसे आपने पढ़ा है, इंटर में पढ़ा, बीए में पढ़ा या बीएससी में पढ़ा, एमए में पढ़ा, है ना, एक आपने फिक्स और पर्टिकुलर सिलेबस पढ़ा, ठीक। फिर है अनौपचारिक शिक्षा, आपको पता ही है कि गैर संस्थागत होती है। कैसी होती है, गैर संस्थागत तथा मान्यता रहित होती है। इसके अंतर्गत आसपास के लोगों, जनसंपर्क माध्यम, अन्य माध्यम से प्राप्त शिक्षा आती है। प्रसार शिक्षा भी इसी के अंतर्गत आती है, ठीक है। फिर हमारा दो व्यक्तियों के बीच बातचीत कहलाती है। कौन सा संचार, समूह संचार, व्यक्तिगत संचार या पारस्परिक संचार या समूह के बाहर संचार। दो व्यक्तियों की बात हो रही है, दो व्यक्ति के जो संचार होते हैं वो क्या, पारस्परिक संचार कहलाते हैं, ठीक है। और व्यक्तिगत संचार मतलब व्यक्तिगत की बात हो रही है, जब आप खुद से बात करते हैं, सुबह उठते हैं, आपकी चलो पेपर पढ़ते हैं अपने मन में, या फिर आप सोचते हैं कि आज मैं ये वाला कपड़ा पहनूंगी, या फिर मैं आज पराठे की जगह रोटी बनाऊंगी, है ना, इस तरह की जो आप मतलब खुद से बात करते हैं उसको हम लोग जो है क्या कहते हैं, उसको इंट्रापर्सनल। और जो ये पारस्परिक है इसको इंटरपर्सनल कहते हैं। समूह संचार को आपको पता है, आपको ग्रुप कम्युनिकेशन कहते हैं। एक सेकेंड, इसका आंसर आपका सी, एक सी आंसर हो जाएगा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। भारत में दहेज निरोधक विरोधक कानून कब लागू हुआ, तो आपको पता है कब हुआ, 1955 में, 1961 में, 1957 में या 1959 में। तो दहेज विरोधक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका बी में बिना देखे ही आपको याद रखना चाहिए कि 1961 में ये लागू किया गया था। इसका एक्सप्लेनेशन भी है, देखिए भारत सरकार ने 1961 में दहेज निरोधक अधिनियम पास किया था। इस अधिनियम के अनुसार क्या क्या होना था, विवाह की पूर्व या बाद में विवाह की शर्त के रूप में एक पक्ष तथा व्यक्ति के द्वारा पक्ष को प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से दी गई कोई भी संपत्ति दहेज कहलाएगी, ठीक है। और दहेज लेने व देने वाले को 6 मास का कारावास तथा 5,000 रुपए का जुर्माना, और दहेज दिया गया है तो उसी पत्नी की संपत्ति समझा जाएगा। मतलब अगर दहेज दे भी दिया गया है तो वो पत्नी की संपत्ति समझा जाएगा, ठीक है। ये मतलब ये चीज़ें उसमें पास की गई थी।
फिर एक ही सामुदायिक विकास योजना का आरंभ हुआ था, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। 2 अक्टूबर 1950, 25 मार्च 1950 या 2 अक्टूबर 1952 या 2 अक्टूबर 1964। तो आपको पता ही होगा कि सी वाला आंसर करेक्ट होगा, 2 अक्टूबर 1950। सी आंसर हमारा करेक्ट हो गया इसमें। फिर है कि PERT है, तो PERT क्या है आपका? डिटर्मिनिस्टिक मॉडल है या प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल है या आपका ट्रॉपिकल मॉडल है या डिडक्टिव मॉडल है। तो जो आपका PERT है वो क्या है? एक ट्रॉपिकल मॉडल के अंतर्गत आता है। सी आंसर यहाँ भी हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, अच्छा इसमें भी देख लेते हैं। इसका PERT का फुल फॉर्म आपका क्या है? प्रोग्राम इवोल्यूशन रिव्यू तकनीक, सॉरी तकनीक बोल रही हूँ, प्रोग्राम इवोल्यूशन रिव्यू टेक्निक। ठीक है, इसमें क्या होता है? ये प्रोग्राम मूल्यांकन और समीक्षा तकनीक आमतौर पर संक्षिप्त PERT एक सांख्यिकीय उपकरण है जो कि परियोजना प्रबंधन में उपयोग किया जाता है, जिसे किसी दिए गए प्रोजेक्ट को पूरा करने में शामिल किए गए कार्यों का विश्लेषण और प्रतिनिधित्व करने के लिए डिजाइन किया गया, और यही टॉपिकल मॉडल कहलाता है। समझ गए आप? नेक्स्ट है, पंचायती राज प्रणाली मिलकर बनती है 3 टीयर अवस्था से, 4 टीयर अवस्था से, 1 टीयर अवस्था से या 5 टीयर अवस्था से। तो जो आपकी पंचायती राज है वो कैसे 3 टीयर अवस्था से बनती है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी। और ग्राम लेवल पे ग्राम पंचायत होती है, और क्या बोलते हैं, जिला स्तर पर जिला परिषद होती है, और पंचायत स्तर पर पंचायत समिति होती है। ठीक है, अच्छा आगे भी इसमें कुछ दिया है वही पंचायती राज का जो, अच्छा हाँ ठीक है, इसमें देखिए 2 अक्टूबर 1959 को भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान राज्य के नागौर जिले में हुआ था। ठीक है, और इसमें जो ढांचे थे आपके देखिए त्रिस्तरीय, वही 3 टीयर की बात हो रही है। ग्राम स्तर पर देखिए ग्राम पंचायत, और प्रखंड स्तर पर आपकी पंचायत समिति, और जिला स्तर पर जिला परिषद के गठन की व्यवस्था की गई है। ठीक है, फिर है कि मार्थंडम परीक्षण किसके द्वारा शुरू हुआ था? बर्लो के द्वारा, डॉक्टर स्पेंसर हैच के द्वारा, अल्बर्ट मेयर के द्वारा या गांधी जी के द्वारा। तो इसमें जो आपका आंसर होगा वो किसने शुरू किया था? स्पेंसर हैच ने 1928 में। ठीक है, और अल्बर्ट टी मेयर ने आपकी इटावा पायलट योजना शुरू की थी आई थिंक 1946 में। और आपका जो गांधी जी हैं उन्होंने क्या किया था? सेवा प्रोग्राम शुरू किया, सेवाग्राम योजना इन्होंने दी थी। ठीक है, तीनों चीज़ें। और बर्लो आपको पता है इन्होंने कम्युनिकेशन मॉडल दिया था। फिर नेक्स्ट हमारा कि राष्ट्रीय प्रसार सेवा किस वर्ष में शुरू हुई थी? 1947 या 1953 या 1952 या 1987। तो ये जो सेवा शुरू की गई थी आपकी, इसमें आंसर दिया गया है 52, लेकिन आंसर सही होगा आपका 53। ठीक है, आयोग ने 52 माना था, बट आपको पता है कि जब कब वो शुरू किया गया था, CDP आया था जब, क्या बोलते हैं, कम्युनिटी डेवलप प्रोग्राम, तो वो जब मतलब जिस उद्देश्य के साथ वो बनाया गया था वो उद्देश्य नहीं प्राप्त हो पाया, तो उसको फिर कैंसिल कर दिया, मतलब क्या कहते हैं, उसको रद्द कर दिया गया, और उसकी जगह पे ये राष्ट्रीय प्रसार सेवा योजना शुरू की गई जस्ट उसके नेक्स्ट ईयर। ठीक है, इस वजह से हम बी आंसर को लेकर के चलेंगे। यहाँ पे देखिए वही चीज़ दी भी गई है, अब इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है फिर कि नेता जो अपने कार्यकर्ताओं पर विश्वास नहीं करता उसे क्या कहते हैं? तानाशाह नेता, प्रजातांत्रिक नेता, अहस्तक्षेप नेता, आलसी नेता। तो जो अपने कार्यकर्ताओं पर विश्वास नहीं करता वो क्या कहलाता है? तानाशाह। ठीक है, फिर हमारा कि पहला केवीके का मतलब कृषि विज्ञान केंद्र पांडिचेरी में किस साल शुरू हुआ? 1984 में, 1974 में, 1975, 1985। ये कब शुरू हुआ आपका? 1974 में। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा पढ़ लेते हैं। पहला कृषि विज्ञान केंद्र केवीके यानी कि वही कृषि विज्ञान केंद्र 1974 में पांडिचेरी में स्थापित किया गया। तभी से सभी राज्यों में केवीके के स्थापित किए गए हैं और लगातार इसकी संख्या बढ़ रही है। अक्टूबर 2017 तक पूरे भारत में लगभग 706 केवीके थे, जिसका काम किसानों को नई जानकारी से परिचित कराना। सभी केवीके पूरे भारत में 11 कृषि और प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थानों में से एक अधिकार क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि SMCR मॉडल निर्मित है सर्चमैन द्वारा, लीगन्स द्वारा या बर्लो द्वारा या सैनन और वीवर द्वारा। ठीक है, तो ये जो आपका SMCR मॉडल, अभी हमने बर्लो का पीछे पढ़ा, ये बर्लो का मॉडल दिया गया। सी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है संदेश भेजने और प्राप्त करने वाले के बीच की कड़ी है। तो क्या है? संदेश भेजना और प्राप्त करने वाले के बीच। आपको कहीं संदेश भेजना है तो कोई ना कोई आपको प्रॉपर चैनल चाहिए होगा। व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम आजकल चल रहा है, यही सब तो चैनल है। ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चैनल हो गया आपका। इसके बाद फिर बस इतना ही है, ख़त्म। तो चलिए, रात हो चुकी है, आप पढ़िए और सोइए। बहुत रात तो नहीं हुई है बट ठीक है। और इसके अभी क्वेश्चन और बचे हुए हैं, कुछ क्या अभी अच्छे खासे मुझे लगता है 35-40 क्वेश्चन बचे होंगे। उनको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम लोग। और कल संडे है, आराम से देर रात तक पढ़िए और सुबह देर तक सोइए, और अपनी पूरी तैयारी इसी तरीके से जारी रखिए।
और चलिए ठीक है, फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। आप लोग बताना क्वेश्चन कैसे लगे। अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर गलत लग रहा है तो आप भी ढूंढ करके सर्च करके, है ना, एक प्रमाण के साथ आराम से कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि गलतियां सबसे होती हैं और हम सब ह्यूमंस हैं, और ह्यूमन एरर्स तो आपको पता है, ह्यूमन एरर कॉमन चीज़ है। तो चलिए फिलहाल अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। और जो लोग सो गए हैं उनको गुड नाइट भी, और सुबह उठेंगे उनके लिए गुड मॉर्निंग भी। तो चलिए, और फिर ठीक है, बाय बाय।